हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321332। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि प्रदेश में खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करें। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्लानिंग के साथ प्रयास किए जाएं। जैविक खेती और दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप समेत गठित मंत्री समूह की अंतर्विभागीय बैठक की थी, जिसमें कृषि उत्पादों पर अधिक से अधिक निर्यात करने के काबिल बनाने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जोर दिया। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक्सपर्ट की सलाह लेकर मंत्री समूह का प्रस्तुतिकरण तैयार करने के निर्देश दिए और इसके बाद तय कार्य योजना के तहत किसानों को खेती करने के तरीकों की समझाइश दी जाए। सहकारी समितियों को फायदे में लाने के लिए कार्य योजना बनाकर व्यवस्था में आवश्यक सुधार करें। प्रदेश की इथेनॉल पॉलिसी की तरह ही कृषि के क्षेत्र में विभिन्न नीतियां तैयार कर नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी आदिवासियों के साथ दलित वर्ग को भी साधने में जुट गई। दरअसल संघ ने बीजेपी सरकार और संगठन को अगले 2 साल तक दलितों पर फोकस करने की सलाह दी है। इसके बाद बीजेपी आदिवासी गौरव दिवस सम्मेलन की तर्ज पर दलितों को लेकर बड़े आयोजन की तैयारी में। हालांकि कांग्रेस का यह दावा है कि दलितों का साथ उसको पहले की तरह मिलता रहेगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन की सफलता से बीजेपी बेहद उत्साहित है। बीजेपी के इस मेगा शो को आदिवासियों को अपने पाले में करने के चश्मे से देखा जा रहा है। बीजेपी अब दलितों को लेकर भी इस तरह के बड़े आयोजन की तैयारी में है। दरअसल आरएसएस ने बीजेपी को आदिवासियों के साथ साथ दलितों को साधने का मंत्र दिया है और इस पर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में दलितों के लिए समरसता सम्मेलन, दलित महाकुंभ या अन्य किसी नाम से बड़े आयोजन किए जाएंगे। हमारा ये उद्देश्य है, लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। और आने वाले समय में भी रहेंगे तो अनुसूचित जाति भी पिछड़ ना पाए, आगे आए और उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिले। इस दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रहती है, आगे भी करेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों और दलितों के करीब 36% वोटर हैं। इनमें से आदिवासी वर्ग की भागीदारी तकरीबन 21% है, वहीं दलित वर्ग की भागीदारी करीब 15%। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 37 सीटें एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इस तरह दोनों वर्गों को मिलाकर 84 सीटों पर प्रभाव है, जो किसी भी दल को सत्तासीन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी आदिवासियों और दलितों का साथ लेकर सत्ता के सिंहासन पर जमे रहना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने भरोसा जताया कि दोनों ही वर्गों का साथ उसे मिलता रहेगा। पर्टिकुलर पॉलिटिक्स कर रही, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। कभी दलित की बात करेंगे, कभी आदिवासी की बात करेंगे, लेकिन कभी भी उनके हितों की बात नहीं करेंगे। सिर्फ दिखावा है ये। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज, हर वर्ग को एक माले में पिरो के एक समभाव से आगे ले जाने का काम करती है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी और दलित वर्ग की नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। यही वजह है कि संघ ने मंथन करने के बाद बीजेपी को इन दोनों वर्गों पर विशेष फोकस करने को कहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गोटेगांव विधायक NP प्रजापति के प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। दरअसल प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और आरएसएस के ऊपर आज़ादी में कोई योगदान नहीं देने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और चाय वाले की छोटी सोच करार दिया था। इस पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने निशाना साधा और प्रजापति को ऊंची मानसिकता वाला व्यक्ति बताया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ वे सोच समझकर बोलें। पटेल रुके नहीं
उन्होंने प्रजापति की जातीय प्रामाणिकता पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि नरसिंहपुर में प्रजापति समाज एससी में नहीं आता, लेकिन वे गलत तरीके से उसका लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार से संबंधित पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए कि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। ये तो ये भी कहते हैं कि बिना खड़ दे दी मुझे आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। आजादी ऐसे मिल गई क्या? कोई एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दो भारतीय जनता पार्टी में जिसने आजादी में भाग लिया हो। अरे जिनका इतिहास नहीं वो इतिहास क्या बताएंगे। चाय बेचने वाले की बुद्धि कितनी हो, आज समझ में आप लोगों को आना चाहिए। आदिवासियों को लुभाने की बीजेपी की कवायद के बाद कांग्रेस भी सक्रिय है। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने अपनी विधानसभा के मतदाताओं को अयोध्या भ्रमण का फैसला करवाया। धार्मिक यात्रा के तौर पर विधानसभा से अलग अलग जत्थे अयोध्या में राम दरबार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और सभी तैयारियां कर ली गई। यात्रा के लिए 600 लोगों का पहला जत्था जल्दी ही रवाना होगा। सभी के लिए रुकने खाने की व्यवस्था का जिम्मा कांग्रेस विधायक और नेताओं ने लिया है। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस की कवायद पर तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या की यात्रा कराना अच्छी बात है, लेकिन यात्रा वोट बैंक के लिए नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पे विधायक संजय शुक्ला जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अपने विधानसभा के लोगों को धार्मिक यात्रा पे लेके जाया जा रहा है और विशेषकर भगवान राम की जन्मस्थल अयोध्या लेके जा रहे हैं, तो एक अनुकरणीय पहल है। जो भारतीय जनता पार्टी राम जी की पार्टी बनती है, जो राम जी की ठेकेदारी की प्रथा को लागू करती है, उस पार्टी के किसी विधायक ने ये कार्य नहीं किया। चलिए, भगवान श्री राम ने उन्हें सद्बुद्धि दी। उसमें मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूंगा कि उसमें बड़ा मन करते हुए ऐसा कांग्रेस बीजेपी छाटते हुए ना ले जाए। भगवान के दर्शन कराने ले जा रहे हैं तो सभी को ले जाएं। ग्वालियर चंबल के साथ देश और प्रदेश की राजनीति में खास दखल रखने वाले 2 केंद्रीय मंत्रियों के बेटे भी सियासी तौर पर एक्टिव होते दिख रहे हैं। एक तो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया, तो दूसरे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर। दरअसल इन दोनों नेता पुत्रों ने जिस अंदाज में अपना बर्थडे मनाया उसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। जानकार इसे नेता पुत्रों की राजनीति में लॉन्चिंग या एंट्री के तौर पर देखते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जन्मदिन मनाने का तरीका मात्र है। इधर राजनीति में प्रवेश के सवाल पर महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल वो अपने लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। इधर कांग्रेस दोनों नेता पुत्रों को लेकर तंज कस रही है। तो ग्वालियर के ही 2 दिग्गज नेताओं के बेटों के जन्मदिन की तस्वीरें देखें। महाआर्यमन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, दोनों का जन्मदिन। प्रबल प्रताप सिंह तोमर, इन दोनों के बर्थडे की तस्वीरें, बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर, भारी संख्या में समर्थक, भीड़ और दर्जनों केक एक साथ काटे गए। राजनीतिक तौर पर क्या ये एंट्री ले रहे हैं, राजनीतिक तौर पर क्या ये सक्रिय हो रहे हैं, इस बात को लेकर कयास लगे। उनको जो एक्सपोजर मिलता है उनके पिता के राजनीति में होने के कारण, इस कारण ये बात सही है कि लोगों का जुड़ाव उनसे रहता है, खासकर युवा वर्ग का। और आप तो समझते हैं कि युवा वर्ग जो है अपना एक तरह से उनके प्रति अपनापन कहने या निकटता कहने या प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है इस तरह के कार्यक्रम। मैं आप सबके माध्यम से पूरे ग्वालियर शहर के सदस्यों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। सब मेरे पास आके मिले, मेरे से बातचीत की, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे ने जिस विशाल स्तर पर अपना जन्मदिवस मनाया, मुझे लगता है कि उसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे ने दिया। जबलपुर में एक भाजपा नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में भाजपा नेता उमेश पटेल जमीन विवाद के चलते कुछ लोगों को गैंती लेकर मारने दौड़ते दिखे। ये वीडियो संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के भूलन गांव का है। भाजपा नेता ने गैंती लेकर लोगों को मारने की कोशिश की, गाली गलौज की, तोड़फोड़ की। इस वायरल वीडियो को सच पाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की।
पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ अपराध दर्ज किया। भूलन गांव में एक खेत की जमीन को लेकर उमेश और कमलेश श्रीवास्तव के बीच विवाद चल रहा है। तो तुम लड़ा छिलेंगे किस जमीन का? अरे तुम यार एक मिनट शांति रखो WP नंबर ही पढ़ लो। कोर्ट में चला सीलिंग का जमीन छूटने का। करो इन सब ये सब मत करो। उमेश खेती का जो औजार लेके किसी की ओर मारने के लिए दौड़ रहा था और गाली गलौज कर रहा था, तो उसको कॉग्निजेंस लेते हुए और उसकी जांच करते हुए उस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया। इस विवाद है, बेसिकली वो जमीन को लेकर है, दो पक्षों में विवाद है, तो पुलिस ने पूर्व में 145 की कार्रवाई करते हुए बाउंड ओवर किया था। कटनी में महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। दरअसल महिला बरही के अमरपुर रोड पर लोहा और सीमेंट टपरी नुमा दुकान में बेचा करती थी। महिला का आरोप है कि 13 नवंबर को रामायण तिवारी अपने 3-4 साथियों के साथ आया और दुकान में तोड़ने के साथ साथ मारपीट की। महिला ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए। महिला का कहना है कि जमीन उसके पति के नाम पर है। वहीं पुलिस का कहना है कि मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामले में दोनों के पास जमीन के दस्तावेज हैं। फिलहाल आरोपी रामायण तिवारी को गिरफ्तार कर जेसीबी को जब्त किया गया है। जांच इसकी चल रही है। ये जेसीबी लगा ये रामायण तिवारी ये देखिए ये देखिए ये और उसने मेरे टपारे में घुस के मेरा हाथ पकड़ के खींचा और उसके सभी गुंडे लोग मेरे ऊपर झपटे हैं। मैं कल अनशन पे बैठ रही हूँ। रामायण तिवारी और उसके पूरे 40-50 जो गुंडे आए थे उसको खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये अनशन नहीं हटेगा। रजिस्टर्ड ऑनर मनीष गुप्ता भी है और रजिस्टर्ड ऑनर रामायण तिवारी है, जो 1 नंबर की रजिस्ट्री दोनों के पास है। रामायण तिवारी और उसके भाई और 2-3 मजदूरों को वहां से अरेस्ट करके जेसीबी को जब्त कर लिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण न देने का आदेश सुनाया। राज्य सरकार और पीईबी को नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब भी मांगा है और अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की। हाईकोर्ट में याचिका गुना निवासी प्रबल प्रताप सिंह और 11 उम्मीदवारों ने दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण मिला है। न सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश बल्कि 50% से ज्यादा आरक्षण न होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक में 1000 करोड़ रुपए के सांवरिया लोन घोटाले पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्यों ना इस घोटाले की एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जांच करवाई जाए। कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिन में जवाब के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर तय की। आरोप है कि भोपाल के अनिल अग्रवाल, गुलाबचंद अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सतीश अग्रवाल ने सांवरिया ग्रुप्स के नाम पर 19 शेल कंपनियां बनाई थीं। साल 2016 से 2019 तक पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन एसएस मल्लिकार्जुन की मिलीभगत से शेल कंपनियों के नाम पर 1000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। बाद में कंपनी ने नुकसान बताकर लोन के खात्मे के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसने इस लोन घोटाले की शिकायत सीबीआई भोपाल से की थी, लेकिन सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब याचिका दाखिल कर पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शहर में फैले डेंगू को रोकने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों को लेकर अफसरों को उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। अफसरों ने कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उससे हाईकोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। हाईकोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए निर्देश जारी करते हुए फिर से रिपोर्ट पेश करने के 1 हफ्ते का अफसरों को टाइम दिया है। कोर्ट में पूछा गया कि स्वच्छता और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार का प्लान शामिल नहीं है, जिस पर अफसरों की ना सुनने पर कोर्ट ने कहा कि अकेले शहर में अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा, गांव में जाना पड़ेगा, जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसको खत्म किया जाए। डेंगू मलेरिया को लेकर अवधेश सिंह भदौरिया ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। अगली सुनवाई 25 नवंबर को है।
इंदौर शहर के भंवरकुआं इलाके के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर एक घर में दिन दहाड़े डकैती हो गई। जानकारी के मुताबिक पंडित जगदीश वैष्णव के घर 5 से 6 बदमाश घुसे और उनके पास हथियार थे। इसके बाद उन्होंने घर में रखे 1.5 लाख रुपए कैश समेटे और फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बंदूक दिखाकर घर में मौजूद पंडित जगदीश की पत्नी भावना, बेटी श्वेता और नेहा और 2 नौकरानियों को बंधक बना लिया था। घर में मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों ने सबसे पहले पंडित जगदीश वैष्णव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पंडित जी का देहांत हो चुका है। इसके बाद भी वे घर में घुसने लगे और इस पर घर के लोगों ने आपत्ति जताई तो एक बदमाश ने बंदूक निकाल कर दिखाई और बाकी बदमाशों ने चाकू निकाल लिए और फिर अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तो उनके पास ऐसी कोई सूचना थी कि इनके घर में बहुत पैसा रखा है। उसके आधार पर उन्होंने परिवार वालों से पूछा और बाद में जो उनकी सूचना थी वो तो गलत थी, परंतु परिवार में रखे हुए लगभग 1.5 लाख रुपए करीब लेकर चले गए। पुलिस को कुछ जानकारी मिली है, उम्मीद है हम जल्दी पकड़ें। बैतूल जिले में स्टॉप डैम में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। ये घटना शाहपुर क्षेत्र के तहत गोहण गांव के पास हुई है। घटना की सूचना मिलने पर शाहपुर एसडीओपी एम के मीणा ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद 3 बच्चों के शव बाहर निकाले गए और एक की तलाश जारी रही। पुलिस से जानकारी मिली कि मृतक में 2 लड़के जिनके नाम प्रतीक, निखिल हैं और 2 लड़कियां हैं जिनके नाम कशिश और आयशा हैं। इनमें निखिल और प्रतीक सगे भाई हैं, वहीं कशिश और आयशा कजिन्स हैं। ये दोनों पाटाखेड़ा में रहती हैं। गुरुवार को मां के साथ अपने मामा के घर पाठर आई थी और इसी दौरान चारों डैम में नहाने चले गए। इस बात का घर में किसी को भी पता नहीं था। काफ़ी देर तक लौटे नहीं तो उनको तलाशने के लिए भेजा गया। डैम के किनारे कपड़े मिले। इस बात से अंदाज़ा लगाया कि चारों नहाने के लिए उतरे होंगे और उसके बाद पुलिस को खबर दी गई। साहेबपुर अंतर्गत ग्राम आमागोवान में स्टॉप डैम बना हुआ है जल संरक्षण को लेके। इसमें करीब 3:10 बजे हमको 100 को सूचना मिली कि कुछ बच्चे इसमें डूब गए हैं। आके वेरीफाई किया है, परिजनों से चर्चा की है। 4 बच्चे नहाने आए थे, 2 बेटा 2 बेटी, इसमें नहाते समय डूब गए हैं। रेस्क्यू चालू है। 3 बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली गई है। एक बेटी की डेड बॉडी की तलाश की जा रही है। डबरा में जाटव समाज और गुर्जर समाज के लोगों के बीच का विवाद बढ़ा है। विवाद इतना बढ़ गया कि जाटव समाज के लोग एकजुट होकर आ गए और दूसरे पक्ष के लोगों पर गोलीबारी तक कर दी। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति कमल सिंह गुर्जर की मौके पर गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में काफी तनाव की स्थिति रही। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और हालात को देखते हुए आसपास के थानों से फोर्स को बुलवाया गया। गांव को छावनी बना दिया। खुद एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की। उधर गुर्जरों ने पुलिस पर लेट लतीफी के आरोप लगाए। गुर्जर समाज के लोग बताते हैं कि पुलिस को सूचना दे दी गई थी, इसके बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस के मुताबिक 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उधर मृतक के परिजनों ने गुर्जर समाज के साथ नेशनल हाईवे 44 सिमरिया टेकरी पर जाम लगा दिया था। अल्ले के गांव पे घर पे आ गए, घरों में गोली दी है और चाचा के गोली लग गई, चाचा जी खत्म हो गए हमारे और सारी चीज, और माँ बहन की गाली दी इनने और घर पे आके गोली सीधा गोली स्टार्ट किया है। कितने लोग घायल, कितने लोग? हमारा चाचा अपना, हमारे 3-4 लोग घायल है। एक खत्म होगा स्पॉट में, एक स्पॉट पे ही खत्म हो गया था। ये फायरिंग की है, ये जगन्नाथ वगैरह, केदार, अमृतलाल वगैरह पूरा गाँव ही था वो। तो मतलब जो दूसरे बच्चे भी लोग कुछ घायल हैं। मृतक को पीएम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करके मौके पर ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आगे की तलाश की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।